इस दिल्ली सल्तनत के अंत में दिल्ली सल्तनत से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी डिस्कशन होगा और एज अ टेस्ट होगा। ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया, तो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 यानी 1191, और तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि द बैटल ऑफ द सेकंड बैटल ऑफ तराइन एंड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एंड द सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1119 सॉरी 1192। ओके, ये हमारा दो बैटल हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। एंड लास्ट एक और बैटल होता है जो होता है 1194 में। दिक्कत इसको 1194 में एक और बैटल है जिसको कहते हैं द बैटल ऑफ चंदावर। चंदेरी और चंदावर दो प्रकार के युद्ध, दो युद्ध हुए थे। चंदेरी जो हुआ था वो 1528 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था मुगल वंश के समय में। लेकिन यहाँ जो है ये चंदावर है, ना कि चंदेरी है, तो ध्यान दीजिएगा चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, यानी कि 1194 द बैटल ऑफ चंदावर बिटवीन द मोहम्मद गौरी एंड जयचंद के बीच। अब बताओ, मोहम्मद गौरी जयचंद के बीच में युद्ध हुआ और जयचंद हार गया, जबकि 1192 वाले में द सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में, जो कि किस किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसका इसमें जो है जयचंद ने मोहम्मद गौरी की तरफ से युद्ध करा था, उसकी हेल्प करा था। युद्ध तो नहीं करा था मगर उसकी हेल्प करा था युद्ध में, और वो विजयी रहा। ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब जो है ये जयचंद कौन होता है, कन्नौज का शासक होता है। ठीक है। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हम आ गए, इसके बाद हम लोग आ गए दिल्ली सल्तनत में। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में, अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। ठीक है। और हमारे सामने ये दिल्ली सल्तनत के जो महत्वपूर्ण शासक हैं, महत्वपूर्ण शासक यानी कि जो मतलब ज़्यादा फेमस रूरल हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, बलबन है, और नासिरुद्दीन महमूद है। वैसे देखा जाए तो स्लेव डायनेस्टी में टोटल 10 यानी कि 10 रूरल ने अपना मतलब जो है रूल किया था। कब से, 1206 से 1290 ईस्वी तक। ये देखिए 1206 यानी 1206 से 1290 तक शासन की। लेकिन 10 में से जो 5 हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन और नासिरुद्दीन महमूद, ये 5 जो शासक थे, ये काफी मोहम्मद था। और एक मतलब फेमस है, एक और फेमस होता है जिसका नाम होता है इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 ईस्वी में जब, लेकिन ये क्या है, स्लेव डायनेस्टी का नहीं, ये जो 10 शासक में स्लेव डायनेस्टी की बात मैं कर रहा हूँ। वो तो इब्राहिम लोदी, सॉरी स्लेव डायनेस्टी का इब्राहिम लोदी भी होता है, लेकिन तो जो है नहीं, सॉरी स्लेव डायनेस्टी का नहीं होता, इब्राहिम लोदी लोदी डायनेस्टी का होता है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जो है 5 पूरी डायनेस्टी आई हैं, लेकिन स्लेव डायनेस्टी में टोटल 10 शासक, 10 रूलर्स आए हैं। ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है। तो टोटल जो है जितनी डायनेस्टियाँ हैं आगे चल के डिस्कस है, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आगे चल के इसमें आपको मिलेगा। तो स्लेव डायनेस्टी में जैसे हमारा जो है स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, रियल फाउंडर इल्तुतमिश आता है। उसके बाद हमारे पास जलालुद्दीन खिलजी जो होता है, वो किस चीज़ का, खिलजी डायनेस्टी का 1290 से 1320 तक, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी वगैरह आते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा एक और डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है। तुगलक तुगलक डायनेस्टी जो आता है 1320 से 1414 ईस्वी तक होता है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक उसका संस्थापक होता है। उसके बाद हमारे पास आता है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी कौन संस्थापक होता है, मतलब फाउंडर कौन होता है, खिज़र खां होता है, 1414 से 51 ईस्वी तक, यानी 1414 टू 1415 51 1451 तक। उसके बाद हमारा लोधी डायनेस्टी आता है, जो कि 1451 टू 1526, जिसका वो लास्ट फाउंडर होता है, लास्ट रूलर होता है इब्राहिम लोधी। तो इसका फाउंडर कौन था, बहलोल लोधी। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी दिल्ली सल्तनत के बारे में बात हो रही है। अगली वीडियो में हम पूरा जो है स्लेव डायनेस्टी कह रहा हूँ, पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाए, क्योंकि भले ही थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन थोड़ा जल्दी खत्म हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जरूर पूरा वीडियो लेकिन देखिएगा। ओके। तो हमारे ये 5 रूरल हुए हैं जो काफ़ी फेमस हैं। और टोटल आगे बढ़ते हैं हम। ठीक। तो आपको पहली बात तो, आप किसी भी डायनेस्टी को याद करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताएंगे, वो तो काफ़ी फेमस भी है, बहुत लोग भी जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो द स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। आई थिंक एवरीवन नो वेरी वेल अबाउट द स्लेव डायनेस्टी, कि हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। मुझे लगता है सबको पता होगा कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं। ठीक है। द इलवरी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक।
ठीक है। हुज स्लेव ऑफ द मोहम्मद गौरी, जो कि इसको पढ़ने की पूरा जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़िएगा। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, ये मोहम्मद गौरी का स्लेव होता है, गुलाम होता है। ठीक, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। और आफ्टर मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद जो है, मोहम्मद गौरी के डेथ 1205 ईस्वी में एक क्या नाम, जाटों के विरुद्ध, खोखरों के विरुद्ध युद्ध होता है, उसमें ऐसा माना जाता है घायल हो जाता है। तो 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक और माना जाता है कि वो पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के ले जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान शब्द में दीवान चलाते हैं, जो कि पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में वो सारी चीजें डिस्कशन कर दी है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर मतलब सारी वीडियो को शुरू से देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा, समझ में भी आएगा। ठीक है। तो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 होता है। ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, स्लेव डायनेस्टी में टोटल कितनी मतलब कितने रूलर्स आए हैं। तो इसमें 5 तो जो मेन हैं, ठीक है, इसको इट इज आल्सो नोन एज मामलुक डायनेस्टी, मतलब इसका नाम मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो हैं, वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं स्लेव डायनेस्टी के, क्योंकि इन्होंने ही क्या है, अपने मतलब राज्य को बढ़ाने का कोशिश करा था। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बहुत सारे जो राज्य थे, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बन गए थे। तो टोटल हम ये बात करें, टोटल कितने मतलब रूरल राज किए हैं, तो जिनमें से हमको किसको जानना है। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन और नासिरुद्दीन महमूद को आप याद रखिएगा। बाकी ये जानिएगा, टोटल 10 रूलर ने रूल किया था, जिसमें पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 एडी तक, यानी 1206 टू 1210 एडी तक। उसके बाद आराम शाह आता है, बाबर का लड़का ही होता है, यानी उसका लौंडा होता है। तो 1210 से 1211 तक उसको इल्तुतमिश ने इसको निपटा देता है, इल्तुतमिश, और खुद बन जाता है। और आराम शाह की बात करें, उसके दो बच्चे होते हैं, जिनमें एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। जो लड़की होती है उसके साथ इल्तुतमिश शादी कर लेता है, और जो लड़का होता है उसको निपटा देता है, क्योंकि शासक खुद बनना चाहता है। ठीक है। तो ये सब और सेटिंग भी हो जाती है, हो ही गई होगी, जो भी है। ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में आता है, और वो कुछ ही मतलब महीनों के साथ 4 या 7 महीनों के लिए होता है, उसके बाद नहीं। उसके बाद रजिया सुल्तान आती है, क्योंकि रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का लड़का तो होता है, लेकिन वो किसी लायक नहीं होता, गधा होता है। ठीक है। वो उसके बाद रजिया सुल्तान जाती है, भैया वो कपड़े वपड़े पहन के लाल वाला, वो आगे बताएंगे, मतलब कुबा और काल ऐसा माना जाता है, मतलब ये सब पहन के जाती है और न्याय मांगती है नमाज के वक्त। तो वो तो जब इनको पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। 1236 से 1240 एडी तक इनका शासन चलता है। और 1240 ईस्वी में इनकी मृत्यु कैसे होती है, देखो, दिल्ली में रहती है और पंजाब वाले क्षेत्र में विद्रोह हो जाता है, तो ये उसको शांत करने के लिए वहां जाती हैं। तो वहां से जो है ये यहाँ शासन हो जाता है, क्योंकि किसी को पसंद नहीं होता, किसी अमीरों को पसंद नहीं होता दिल्ली के कि कोई लड़की शासन करे, लेडीज शासन करे। तो इसलिए मैटर ये था। और ये जब वहां गई तो इधर शासन हो गया, तो वहां जहाँ जिसके जिसके विरुद्ध गई थी उसे शादी करके वापस आ गई। तो मतलब इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। मुइजुद्दीन बहराम आता है, जो कि 1240 से 1242 2 ही वर्ष के लिए होता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आता है, जो कि 1242 से 1246 4 साल के लिए होता है। नासिरुद्दीन महमूद आता है, जो 1246 से 1266 एडी तक करता है शासन। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आता है, जो कि 1266 से 1286 ईस्वी तक, यानी 1246 टू 1266 एडी तक होता है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो आता है रूरल, उसका मुइजुद्दीन दिमुद अहमद कैकाबाद, इसका नाम होता है 1286 1290 ईस्वी तक। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी समाप्त हो जाती है 1290 से, अब 1291 से दूसरी डायनेस्टी शुरू होती है, जिसको आगे चल के हम बात करते हैं हर एक डायनेस्टी में। ठीक है। 1290 से 1320 ईस्वी तक हमारा खिलजी डायनेस्टी होता है, वही मतलब आता है अगला खिलजी डायनेस्टी ही आता है इसके बाद। तो जिसका संस्थापक होता है जलालुद्दीन खिलजी होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। तो मामलुक डायनेस्टी कम टू एन एंड व्हेन द लास्ट रूलर मुइजुद्दीन मुहम्मद कैगाबाद was thrown out of the ruler by the Khilji ruler Jalaluddin Firuz Khilji. Who is the founder of Khilji dynasty? The founder of Khilji dynasty is Jalaluddin Khilji. You know very well about that. Okay? तो आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कि आपको पता है कि पहला संस्थापक स्लेव डायनेस्टी का कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। रियल फाउंडर कौन था, यानी वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश थी। ठीक। पहली सुल्तान कौन थी, जो कि पूरे मतलब पूरे डायनेस्टी का, यानी पूरे मिडिल हिस्ट्री का एक ही महिला सुल्तान है, जिसका नाम रजिया सुल्तान था। ठीक। और उसके बाद फिर एक चीज और आता है, कि कब से कब तक चला। तो 1206 से 1290 ईस्वी तक स्लेव डायनेस्टी चलती है।
अब ये देख लेते हैं कौन किसके संस्थापक हैं, तो जो हम नोट करके रखे हैं आप इसको देख लीजिए। मामलुक डायनेस्टी विच इज आल्सो नोन एज स्लेव डायनेस्टी, ही इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इज कुतुब अल दीन ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। एंड द नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी, हु इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, the Jalaluddin Firoz Khilji was the founder of Khilji dynasty. And the next Tughlaq dynasty, तुगलक डायनेस्टी। अब एक चीज मैं जान लेता हूँ, मामलुक डायनेस्टी यानी खिलजी डायनेस्टी, सॉरी स्लेव डायनेस्टी का 1226, सॉरी 1206 से 1290 तक चला। अब उसके बाद खिलजी डायनेस्टी 1290 से यानी 1291 से 1320 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। उसके बाद 1320 से 1414 तक, 1320 इसमें 1325 एडी जो लिखा है ये थोड़ा गलत हो गया है ना, तो ये मतलब मिसप्रिंट है, ठीक है। तो जो तुगलक डायनेस्टी होता है हमारा, तुगलक डायनेस्टी हमारा 1320 से 1414 तक चलता है, काफी लंबे समय तक चलता है। तो ये दिया गया है ना, तो थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप सीरियस ना लीजिएगा। तो मामलुक डायनेस्टी हमारा 1206 से 1290, खिलजी डायनेस्टी हमारा चलता है 1290 से 1320, और उसके बाद हमारा तुगलक डायनेस्टी जो चलता है, तुगलक डायनेस्टी जिसमें संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक होता है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक होता है, इसका शासन सत्ता ये चला गया 1320 से 1325 ईस्वी तक ये चला है। बाकी इसका जो चला है 1320 से 1414 एडी तक चला हुआ है, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद सैयद डायनेस्टी जिसके संस्थापक खिजर खां होते हैं, द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी इज खिजर खां। एंड इट इज आल्सो कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो 1414 से 51 ईस्वी तक, यानी फ्रॉम 1414 टू 1451 तक चलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लोधी डायनेस्टी, हु इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी, ठीक है। इट इज आल्सो रन फ्रॉम 1451 टू 1526, यानी 1526 ईस्वी तक। और 1526 ईस्वी में पहला पानीपत का युद्ध होता है, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है, वहीं से मुगल वंश की स्थापना होती है, यानी मुगल वंश का। अब आप इस तरफ ये जो मैप है, इस मैप को हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो मैप है उस समय दिल्ली सल्तनत कहाँ से कहाँ तक हुआ करता था। तो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है करंट में, ठीक है। इधर इंडस रिवर है, लाहौर है, ये सब इस समय हमारा भारत ये इस रास्ते से अब ऐसे ऐसे है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे है। और ये सब जो है कहाँ चला गया है, ये सब पाकिस्तान में है। तो ये सब वाला क्षेत्र उस समय पाकिस्तान तो था ही नहीं, पाकिस्तान का अस्तित्व ही नहीं था, ये तो अभी हाल ही में पैदा हुआ है ठीक है, 19 मतलब जब भारत आजाद हुआ तो पैदा हुआ, भारत का बच्चा है वो, ठीक है। तो उस समय ये सब यहाँ हुआ करता था, ठीक है। तो ये सब एक ही में हुआ करता था, तो इतने पूरे एरिया का जो है वो उज्जैन उज्जैन सब इसी में आता था, और ये पूरा दिल्ली सल्तनत हुआ करता था, ठीक। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, देखो स्लेव डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक आते हैं उनके बारे में दिया गया है, कब से कब तक कौन रहा, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी में से हमारे पास जो है ये स्लेव डायनेस्टी का पूरा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, जैसे गजनी से हमारा एक आता है यालदोज और एक गौरी। तो जो गजनी से यालदोज भी गुलाम ही होता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम यानी स्लेव ही होता है, ठीक है। तो ये जो यालदोज तो यहीं रह जाता है, एक बार कोशिश करता है कुतुबुद्दीन से छीनने की, युद्ध करने की, लेकिन हार जाता है यालदोज, ठीक है। और ये मतलब चला जाता है, तो किरमैन मतलब किरमैन का रूलर हुआ करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह कुतुबुद्दीन का लौंडा आता है, और 1211 10 से 11 में ही मार दिया जाता है, और अयोग्य शासक होता है एक प्रकार का। उसके बाद इल्तुतमिश आता है 1236 से 12 वो 1211 से 1236 तक शासन करता है ये। उसके बाद इसी की मतलब इसी का लड़का आता है रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि किसी लायक नहीं होता, गधा होता है, ठीक है। तो उसके बाद रजिया बेगम यानी रजिया सुल्तान को बना जाता है, 1236 से 1240 तक चलती, ठीक। उसके बाद बहराम शाह आता है, जो कि 1240 से 1242 तक चलता है, शासन करता है। उसके बाद शमसुद्दीन यानी मसूद्दीन शाह जो आता है, मसूद्दीन शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक आता है। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आता है 1246 से 1266। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आता है, जो कि 1266 एडी से लेकर ये जो टिल लिखा है इसका मतलब 1290 तक, यानी जब तक तुम्हारा स्लेव डायनेस्टी चलता है तब तक चलता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो है ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज़ अगर हो सके तो फॉलो भी करिए। और उसके बाद आपको जिस टाइप का वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पर चाहिए, आप मुझे बताइए, हम आपके लिए लाएंगे, और अच्छी कंटेंट में लाएंगे, आपको समझ आएगा, मजा आएगा, अच्छे से पढ़िए पूरा, ओके। अब उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इन्होंने जब तक शासन करा, रूल करा, तो उस समय क्या क्या, तो पहला हमारा पॉइंट क्या आता है, एक मैं पेन ले लूं। हम्म
कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ जनरल ऑफ गौर डायनेस्टी, ये गौर का, गौर किंग, गौर डायनेस्टी मोहम्मद गौर का, यानी कि मोहम्मद गौरी का जनरल होता है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आगे चल के बताएंगे, लेकिन वैसे छोटा मोटा हम बता दे रहे हैं, ये एक गुलाम था जो कि खरीदा गया था। ठीक है, ठीक है, तो ये खरीदा गया था गुलामों के बाजार से। और आगे इनके बारे में बताते हैं, काफी चीजें हैं लेकिन ज्यादा बताएंगे तो इस पहले पिछले वाली स्लाइड के बारे में अभी बता देंगे तो अच्छा नहीं, मजा नहीं आएगा। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक है, गौर टेरिटरीज और इससे नॉर्दर्न इंडिया का मतलब टेरिटरी इसके अंडर में था। ये रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर भी था, दिल्ली में रहता था, मतलब दिल्ली एरिया का। जब मोहम्मद गौरी भाई विजय होके गया तो वो पूरा मतलब शासन सत्ता संभाल के दे दिया था इसको। ठीक है, और उसके बाद मोहम्मद गौर के डेथ के बाद ही बिकम द रूलर ऑफ एन इंडिपेंडेंट किंगडम दैट इन्वॉल्व इनटू द दिल्ली सल्तनत रूल्ड बाय द मामलुक डायनेस्टी। इट इज आल्सो नोन एज स्लेव डायनेस्टी। तो जब ये मोहम्मद गौरी के मरने के बाद इसने एक इंडिपेंडेंट मतलब वो बनाया, एरिया बनाया, किंगडम बनाया, जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी और एक राज्यवंश की स्थापना करी, यानी डायनेस्टी की स्थापना करी, जिसका नाम था मामलुक डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश, या फिर मामलुक डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश। ओके, इसके दो बच्चे थे। ठीक है, दो बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का था। आराम शाह लड़का था और बच्चे थे जिसका नाम कुतुब बेगम था। ठीक है, आगे चल के इन्हीं की शादी जो है किसके साथ होती है, इन्हीं के कुतुब बेगम की शादी शादी जो है इल्तुतमिश के साथ हो जाती है। इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था, गुलाम था। ठीक है, जो कि खरीदा गया था। ठीक है, तो आपको पता चला कि मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक शासक कैसे बना, आपको बहुत अच्छे से पता। उसके बाद इस साइड अगर हम आते हैं, इस साइड अगर हम आते हैं, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अ रूल ऑफ मेडुअल इंडियाज वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड आल्सो द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। जैसे कि ये दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर भी था और स्लेव स्लेव उसको डायनेस्टी का फाउंडर भी था। He was a Turkish of the Avar tribe and was the Sultan of only 4 years। ये केवल 4 साल तक तुर्की मतलब ये तुर्की का था और ये 4 साल केवल ही शासन करा था। तुर्क मतलब अवैक, जो इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो अवैक ट्राइब था एक, यानी एक जनजाति थी, उसी जनजाति का बंदा था ये। ठीक है, और ये 4 साल तक शासन करा दिल्ली पर, मतलब स्लेव डायनेस्टी में। ठीक, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में उसको क्या कहा जाता था, उसको क्या माना जाता, क्यों ऐसा माना जाता था। तो इसको पहली बात तो गॉड ऑफ मून यानी चंद्रमा का देवता कहा जाता था, माने कि ऐबक मतलब चंद्रमा का देवता ही होता है। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, ही वॉज परचेज्ड बाय अब्दुल अजीज कुकी एट 1000 दिनार फ्रॉम द स्लेव मार्केट नीसापुर। ये देखो, अब देखो मैंने ये कहा ना, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये शेख अब्दुल अजीज कुकी के द्वारा 1000 दिनार में कहाँ से खरीदा, निसापुर के बाजार से खरीदा गया था। ठीक है, और इसको खरीद, देखो मैं इसकी पहले स्टोरी बता दूं तब इसको बता दूं, ये खरीद के लाया गया। उसके बाद ये हुआ कि इसको इसको पूरा कुरान रटवा दिया गया। अब जब कुरान रट लिया एकदम ओरली याद हो गया, तो इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, आप भी अगर कोई भी चीज रट लो, जैसे अब हम, मेरा नाम पुष्पेंद्र तिवारी, हमारे हिंदू धर्म में वेद चलता है। अब अगर कोई बंदा वेद को अच्छे से रट ले, एकदम कंठस्थ कर ले, उसको मतलब बिल्कुल उसका अच्छे से याद हो जाए, कहीं भी जाएगा उसकी वैल्यू बहुत हो जाएगी। कुछ नहीं तो एक अगर कथा भागवत करेगा तो बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। मेन मैटर क्या है, उसको अच्छी नॉलेज हो जाएगी, और जब अच्छी नॉलेज हो जाएगी तो कुछ भी बन सकता है, धर्म गुरु बन सकता है। ठीक है, आपको बैठा के समझाएगा, हजारों लोगों को समझाएगा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। तो ये सब मतलब ऐसा कुछ नहीं, फिलहाल मतलब एक मैटर है कि ऐसा होता तो वैसे उसका भी था, उसको नॉलेज अच्छा हो गया। जब पूरा अच्छा हुआ तो उसको कुरान खां का नाम दे दिया गया। 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, ठीक है, इट वॉज टॉट द नेक्स्ट ऑफ द कुरान, मतलब बताया ना कि पूरा कुरान को रट लिया गया था मतलब कुरान खा, इसलिए इसको कुरान खा के नाम से जाना जाने लगा। मोस्ट ट्रस्टेड स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का सबसे विश्वसनीय गुलाम था ये। ठीक है, उसके बाद ही वॉज अपॉइंटेड एज अमीर आखूर, ये अमीर आखूर के पद पर अपॉइंटेड हुआ, जिसको अस्तबल का प्रमुख अधिकारी कहा जाता था। ठीक है, यानी घुड़सवारों का प्रमुख। ठीक है, वह ही वॉज आल्सो नोन एज लाख बख्श सुल्तान। ये जब सुल्तान बना तो ये मतलब पैसा खूब दान करता था, तो इसे लाख बख्श का सुल्तान भी कहा जाता है, लाखों का बख्शीश देता था। ठीक है, इसको हातिम सेकंड भी माना जाता है, हातिम सेकंड भी बोला जाता है। जो हातिम ताई होता था, तो हातिम सेकंड की बात कर रहा हूँ, इसको हातिम सेकंड भी कहा जाता था।
इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था। ही वॉज नॉट अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सुल्तान। मेन पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, और कहाँ से खरीदा गया ये भी इम्पोर्टेंट। तो इसने जो है अपने आप को सुल्तान कभी नहीं माना, अपने आप को एज ए सिपाही सलार, देखो मैंने ये लिख दिया था, ठीक है, कि ही वॉज द डूइंग वर्क एज ए सोल्जर्स किंग, सिपाही सलार। यह पूरा मतलब जीवन अपने सिपाही एज ए सिपाही सलार के रूप में, सिपाही सलार के रूप में जो है काम करा, ठीक है। और इसने कभी अपने आप को सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। ही वॉज नॉट इंट्रोड्यूस हिज, उसने अपने सिक्के भी नहीं चलाए, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक मिड लाहौर एज अ कैपिटल, इसकी कैपिटल का क्या थी, लाहौर थी, ठीक है। और इसकी कैपिटल लाहौर थी, और उसके बाद 1210 ईस्वी में मर जाता है। इसके इतने नाम होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक। अब आता है इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आई होप एवरीवन नो वेरी वेल ऑफ दिस पर्सन, ही इज अ वेरी बैड पर्सन ऑफ माई कंट्री, ठीक है, बहुत बुरा, बहुत हरामखोर था। ये जान लो कि नालंदा विश्वविद्यालय, और यानी हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, दोनों की लाइब्रेरी को इसने ही जला दिया था। उस समय बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था लक्ष्मण सेन, ठीक है। लक्ष्मण सेन के समय में उसको डिफीट करके और पूरा जो है एकदम बिल्कुल खैकार कर दिया था। और ये माना जाता है भैया कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो वो जो क्या कहते हैं लाइब्रेरी, करीब 3 मंथ to 6 मंथ के बीच इतना टाइम तक जलती रही, इतनी सारी बुकें थी, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी में अगर इस पॉइंट को पढ़ते हैं, आप भी पढ़िएगा, रोक कर वीडियो पॉज करके पहले पढ़ लीजिएगा। बख्तियार खिलजी was of common birth, had long arms extending below his knees as a short physical stature and an unfavorable countenance. He was the first अपॉइंटेड एज द दीवान अर्ड एट गौर, गौर में पहला दीवान अर्ड के नाम से ही अपॉइंटेड करा गया था। देन ही अप्रोच्ड इंडिया इन अबाउट द ईयर 1193 एंड ट्राई टू इंटर इन द आर्मी ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब ये देखो, ये 1193 ईस्वी में यानी 1193 ईस्वी में जो है इंडिया में घुसने की कोशिश करा, और कुतुबुद्दीन ऐबक के आर्मी में घुसने की कोशिश करा। तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको मना कर दिया कि भैया ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, मैं अकेले संभाल लूंगा। लेकिन इसके अंदर चुल मची थी। ये 1203 ईस्वी से 1204 ईस्वी के बीच में जो है आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है। और डिफीट भी कर लिया लक्ष्मण सेन जी को, जो कि बंगाल के शासक हुआ करते, जिनकी कैपिटल क्या थी, नवद्वीप में, वहीं स्थित था नवद्वीप में, ठीक है। वो पराजित हो गया, और वही समय में ये पूरा नालंदा भी जब नहीं कुछ कर पाया, तो वैसे कहते गांव की कहावत है, बिला रसिया तो भूसिम, आप समझ लो क्या करती है ठीक है। तो वही कंडीशन था, ससुरा जब नहीं कुछ कर पाया, तो इन दोनों मतलब दोनों विश्वविद्यालयों को, हमारे देश की जो बड़ी बहुत अच्छी धरोहर थी, ठीक है, लाखों किताबें थी, उसको जला दिया गया। दोनों विश्वविद्यालय की ध्वस्त, पूरा मतलब यूनिवर्सिटी को ही ध्वस्त कर दिया। ससुरा अनपढ़ गवार था, उसको क्या ही पता एजुकेशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसलिए जो है पाकिस्तान इसमें जो मतलब तक्षशिला है जो प्रोविंस पाकिस्तान में इस समय प्रेजेंट में भाग पाकिस्तान में है, और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बिहार में है, ठीक है। तो बिहार में स्थित है, और वर्तमान में इंडिया में ही। और अगर मैं इस साइड मतलब जो राइट साइड में पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर बढ़ते, इन 1993 द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इस्लामिक फैंटिक बख्तियार खिलजी a Turk. This event is seen by scholars as a late milestone in the decline of Buddhism in India. मतलब इंडिया में बुद्धिज्म को दो मतलब पूरी तरीके से जान लो कि इसको ध्वस्त कर दिया गया, सब कुछ नष्ट कर दिया गया, ये जान लो। अब आप इस चीज को स्क्रीनशॉट लेके या फिर इस वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़िएगा। बहुत अच्छा, बड़ा दुख होता है ये चीज सुनकर कि ऐसा भी कर सकता गधा कहीं मतलब गलत है यार, ये बुक जला दी हराम। कंस्ट्रक्शन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं हर एक टॉपिक के, वो चीज आपको के सामने आ जाती है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कुछ बनाया गया उसके बारे में वास्तविक जानकारी मैं आपको देंगे। पहला, द आई दिन का जो है जौनपुर का मतलब जो है मॉस्को था, एक मस्जिद था, बिल्ट अराउंड 1200 मतलब दो 1200 एडी के करीब बनाया गया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनवाया था, जब वो यहाँ का वो हुआ करता था, क्या क्या हुआ करता था, यहाँ का था रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर, और यहाँ का गवर्नर भी हुआ करता था, तब उस समय बनवाया गया था, ठीक है। तो ये प्रकार की मस्जिद थी। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद भी पहली मस्जिद थी जो कि मतलब बनवाया गया था, ठीक है, उसके शासनकाल में, और भारत में भी शायद पहली ही मस्जिद रही होगी। कुतुब मीनार
73 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर फीट में 239.5 फीट की ऊंचाई है। कुतुब मीनार कौन बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार में जैसे देखो, कुतुब मीनार की एक भाग ये है, एक पार्ट ये है, ठीक, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, और दो ऊपर भी है, एक ये और एक ये। ठीक, तो पहले जब कुतुब जो इल्तुतमिश ने, सॉरी, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल इतना बनवाया था, ये सब पूरा मतलब बनवाया था, लेकिन इतना बनवाया था। इसके ऊपर ये और ये इल्तुतमिश बनवाया था। उसके ऊपर एक बार किसी कारणवश ये टूट गया 2 मंजिल। तो आगे चल के मैं बताऊंगा, एक शासक आता है, ठीक है, जिसका एक शासक आता है जिसका नाम, 1 मिनट जरा हमें मौका देंगे, सॉरी, ओनली 1 मिनट। जी, सॉरी, मतलब वेट करवाने के लिए माफी चाहते हैं हम। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये वाला पार्ट जो है कौन बनवाया होता है, ये वाला पार्ट, इधर ये वाला पार्ट, ये वाला जो है कौन बनवाता है, ये वाला बनवाया होता है क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि कुतुब मीनार का नींव भरवा दिया, निर्माण कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये वाला पार्ट ऊपर का 3 फ्लोर जो बचा, ये किसने बनवाया? तो ये 3 फ्लोर किसने बनवा दिया था? तो ये 3 फ्लोर बनवा दिया, सॉरी, ऊपर का 2 फ्लोर किसने बनवा दिया? तो 2 फ्लोर किसने बनवाया? 2 फ्लोर बनवाया इल्तुतमिश ने। उसके बाद किसी कारणवश टूट गया था। एक समय एक तुगलक डायनेस्टी का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। उसके समय किसी कारणवश टूट गया, तो उसने, मतलब एक टूटा तो उसने 3 बनवा दिया, यानी 2 और बनवा दिया ऊपर। ठीक है। तो ये माना जाता है, मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट, यानी उसको कंप्लीट कौन करवाया, इल्तुतमिश करवाया। लेकिन एक चीज अगर पूछा जाए कि एक बार टूट जाने के बाद दोबारा कौन बनवाया, या ऊपर की लास्ट मंजिल को किसने बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ठीक है। अब इसका एक फैक्ट जान लो, कुतुब मीनार, ओ सॉरी, इसके बाद एक चीज और आता है, इसकी कैपिटल क्या होती है? लाहौर होती है। ठीक है। और एक चीज मैं इसमें मेंशन करना भूल गया कि इन्होंने अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। अब समझ लो, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने ही बनवाया था। ठीक है। और उसके बाद इसकी एक खास बात है। ठीक है। एक सूफी संत थे, पंजाब के सूफी संत थे, उन्हीं के याद में बनवाया गया था। ठीक है। जिनका नाम था कुतुबुद्दीन, सॉरी, कुतुबुद्दीन, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ शायद कुछ, 1 मिनट से याद कर लूँ। उसका नाम मैं भूल गया हूँ फिलहाल। ठीक है, मैं लास्ट तक मेंशन कर देंगे। तो कुतुब वो मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा का मतलब एक, जो मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा था उसको बनवाया गया किसके द्वारा? अजमेर में बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया? अजमेर में है ये 2.5 दिन का झोपड़ा, कहाँ है? पहले चीज अजमेर में है। किसके द्वारा बनवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। ठीक है। लेकिन इसका एक सच जान लीजिए, 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ, और एक चीज और, 2 दिन का उर्स भी लगता है यहाँ। ठीक है। तो वही चीज होता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन अगर 2.5 दिन के झोपड़े की एक खास बात अगर आप जानिए, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ बना है, वहाँ एक सरस्वती कंठावरण नाम का एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। ठीक है। सरस्वती, जो कि चौहान डायनेस्टी के एक शासक थे पृथ्वीराज चौहान से पहले, जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। चौहान डायनेस्टी के शासक जिनका नाम विग्रहराज चतुर्थ था, उन्होंने एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था जिसका नाम था सरस्वती कंठावरण। उसी को रिनोवेट करके, तोड़ा नहीं गया था, उसी को रिनोवेट करके उसका नाम रख दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। जब उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रख दिया गया, तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो कुतुबुद्दीन ने बनवा के रेडी कर लिया। और जब वो रेडी हो गया तो फिर उनके सामने, तो यानी 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक है। किसके याद में बनवाया, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कुतुब ये मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा किसके याद में बनवाया गया था। ठीक है। और यहाँ जो 2.5 दिन का उर्ज मतलब खुर्स लगता है, और पंजाब के सूफी संत थे, उन्हीं के याद में बनवाया गया था। उनका नाम आपको बताना है। ठीक है। वैसे मैं बता ही दे रहा हूँ, कुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम था, ऐसे कुछ करके नाम है, सूफी संत थे। ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक, यही नाम था जिनके याद में बनवाया गया था। लेकिन ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, इनकी याद में करवाया गया था। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण इनकी याद में करवाया गया था। अब आप ये बताइएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसकी याद में बनवाया गया था? ठीक है। तो पंजाब शासन थे,
वहाँ 2.5 दिन का उर्स भी लगता है, मेला लगता है, उर्स मतलब मेला लगता है। ठीक है। और उसके बाद आप आते हैं, अब हम लोग आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले ये आता है द सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह। ही इज अ मेन गधा। इसके पास बुद्धि ही नहीं था ससुरा, इसका मतलब बताओ, इसका इतना बड़ा शासन सत्ता, इतना बड़ा राज, और ये लूट लिया, मतलब ये बेचारा कुछ नहीं कर पाया। तो पहले हम आराम शाह के बारे में जानते हैं। एक मिनट जरा। अच्छा, इधर। हम्म लेजर पेन ले लो। ओके। तो सबसे पहले ये आराम शाह वाज द सेकंड सुल्तान ऑफ द मामलुक डायनेस्टी, यानी मामलुक डायनेस्टी यानी स्लेव डायनेस्टी का सेकंड सुल्तान कौन था? आराम शाह था, ऑफ द दिल्ली सल्तनत का। ही briefly held the throne after the unexpected death of the Qutbuddin Aibak before being डिफीटेड एंड थ्रोन बाय द इल्तुतमिश। अच्छा देखो, ये चीज तो आपको समझ आई कि मतलब इल्तुतमिश के अनएक्सपेक्टेड डेथ के बाद जो है, ये आराम शाह जो है ये वहां का सेकंड सुल्तान बनता है। लेकिन कुतुबुद्दीन की डेथ कैसे हुई, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भैया, पोलो खेलते समय एक गेम है जिसको कहते हैं चौगान, जो कि आज के समय पोलो के टाइप का होता है। वो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। ये आपके सामने लिखा गया है। His versatile successor Qutbuddin Aibak then died in the fallen from his horse while playing the चौगान। ठीक है। आराम शाह his son was defeated as a deposed by the इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा आराम शाह को डिफीट कर दिया गया, मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। उसका who had been purchased as a slave by कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एज अ गुलाम उसको परचेज करा गया था, खरीदा गया था। ठीक है। और जैसा कि खुद एक गुलाम था। तो इल्तुतमिश जो है इसको मार दिया। 1210 से 1211 ईस्वी तक शासक रहा आराम शाह। यानी मुश्किल से देखो, दिया तो गया 1210 से 1200, लेकिन ये 8 महीने शासक था, 8 मंथ। ठीक है। उसके बाद खुद अगला शासक कौन आता है, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश, सॉरी इल्तुतमिश आता है उसके बाद। ठीक है। जो कि कहाँ का, बादायूं का गवर्नर पहले था, यानी ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में वो बादायूं का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है। अब भाई, जो एक गुलाम कोई होगा, कोई स्लेव होगा, दिन भर शासक राजा के साथ होगा, तो उसकी पावर देख के उसके अंदर खुजली मचेगी। भाई मैं भी काश उस पावर पे होता, और फिर वो कोशिश करेगा, फिर राजा को निपटा के खुद बन जाता है, क्योंकि वो स्लेव होता है, बहुत ट्रस्टेबल होता है, बिल्कुल 24 घंटे उस राजा के पास होता है। इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या ज्यादा होती है, यानी पूरा चमचा समझ लो, चमचा। और चमचा हमेशा राजा बनने के प्रयत्न में ही होता है। सोचा जितना चमचागिरी करो, राजा निपटन बा हम ही आ जाए, और यही कंडीशन हुई थी। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन के समय बहुत सारे छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बन गए थे। ठीक है। बहुत सारे जब छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बन गए, तो अब आता है इल्तुतमिश की शासन सत्ता। तो इल्तुतमिश की शासन में शमसुद्दीन इल्तुतमिश आ जाता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि ये था अभी तक ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इल्तुतमिश की अलग वीडियो बनेगी, लेकिन हम भाई जाने से पहले एक ब्रीफ कर लेते हैं, एक छोटा सा जानकारी आ जाए कि मैटर क्या था मेन। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश वाज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। भाई मैंने बोला ना कि इनकी बेटी का नाम, पीछे साइड में इनकी बेटी का नाम दिया गया था, मैंने दिया था कुतुब बेगम। इन्हीं के साथ जो है इल्तुतमिश की शादी हुई थी, मतलब सेटिंग थी पहले से, भी शादी हो गई थी उन्हीं की बेटी के साथ, और शादी हो गई। उसके बाद भैया, भाई शादी हो गई तो खर्चा भी जरूरी है, कम खर्च ज्यादा खर्चे होने लगे, तो इन्होंने कहा भैया राजा ही बन जाओ, राजा में फायदा है। तो इन्होंने राजा बन गए और फायदा हो गया इनका। ठीक है। तो सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश बिलोंग टू द इल्वरी ट्राइब्स। ये इल्वरी जनजाति के एक मतलब वो थे ट्राइब्स, तुर्क के इल्वरी जनजाति के थे। ठीक है। और इनको एज अ गुलाम खरीदा गया था। ठीक है। ही वॉज इनिशियली अ स्लेव ऑफ अवैक। ये वास्तव में शुरुआत इनकी मतलब गुलाम, जो ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम ही थे। हु लेटर बिकम अ क्लोज जनरल एज वेल एज हिज सक्सेसर। मतलब लेकिन लास्ट तक जैसे भाई बहुत ईमानदार जब रहो, तो धीरे धीरे बहुत मतलब क्लोज आदमी हो जाता, तो वैसे रहा होगा, बहुत ट्रस्टेबल था। तो ये बिल्कुल एकदम बहुत क्लोज हो गया था और जनरल बन गया था वहां का। ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट पर, इल्तुतमिश आल्सो कॉल्ड द शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आल्सो स्पेल अल्तमस, इसको अल्तमस के नाम से भी जाना जाता है। ही डाइड अप्रैल 29 1236, 1229 अप्रैल, 29 अप्रैल 1236 ईस्वी को मर गया था। ठीक है। थर्ड एंड ग्रेटेस्ट दिल्ली सुल्तान ऑफ द सो कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी। इसको यही जो है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मतलब जो है सुल्तान जो था,
स्लेव डायनेस्टी का यही था, जिसका नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ही इज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, एंड आल्सो दिल्ली सल्तनत। ठीक, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, अभी उस चीज़ को नहीं देखते हैं। और इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा देखो, अगले क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा बहुत जानकारी उसके बारे में अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो है सबसे पहले हम ये जानते हैं फाउंडर ऑफ सेल्यूलर डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता चल गया। ठीक, उसके बाद आपके पास क्या आता है, आई एम सॉरी, उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि इल्तुतमिश जो है एक चीज करता है, आपको पता होगा, दल चालिसा की स्थापना करता है। आगे चल के जब इसका इसके बारे में बताएंगे तो बताएंगे, दल चालिसा की स्थापना करता है, जिसमें जिसका नाम होता है तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, जिसका नाम होता है तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, और इसको हटाने वाला कौन था, गयासुद्दीन बलबन अपने समय इसको हटा देता है। ठीक है, 1221 ईस्वी में एक शासक था जिसका नाम था चंगेज खां। 1221 एडी में, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, 1221 एडी में एक शासक था जिसका नाम था चंगेज खां, और बहुत खतरनाक, लिखा नहीं जा रहा है, मतलब बहुत खतरनाक चंगेज खां नाम था। ठीक है, जो भी है, मतलब 1221 ईस्वी की बात है। चंगेज खां नाम था उसका, और बहुत खतरनाक शासक था। ठीक है, और ईरान का एक और शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। ईरान का एक और शासक नाम था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। ठीक है, और इसका और इसके मैटर हो गया कुछ, चंगेज खां का कुछ मैटर हो गया। अब चंगेज खां इसको दौड़ाया मारने के लिए, तो ये भाग के चला आया यहाँ इल्तुतमिश के दरबार में मदद मांगने के लिए, कि भैया हमको बचा लो, इल्तुतमिश भारत के शासक था, बचा लो नहीं तो फिर हमको चंगेज खां निपटा देगा। लेकिन इल्तुतमिश थोड़ा समझदार था, इसको पता था इसके बाद चंगेज खां के बारे में कि भैया जहाँ जाता है पूरा तहस नहस करके आता है। तो ये कहा भैया मैं तुम्हारी कुछ मदद उदद नहीं कर सकता, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, आप यहाँ से जाओ, मेरे पास मत रुकना। भगा दिया वहां से, और तब ये आया और इसको लेकर वापस चला गया, वापस सौंप दिया चंगेज खां को, भैया जाओ। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि अब इल्तुतमिश अपनी सूझबूझ से अपनी जनता का और अपने राज्य, मतलब राज्य को बचा लिया, किससे, चंगेज खां के प्रकोप से, क्योंकि चंगेज का बहुत हरामखोर शासक था। मतलब इतना खतरनाक था कि जहां जाता था खत्म कर देता था पूरा, और बहुत बड़ी सेना थी उसकी। ठीक है, तो ये था। अब इधर हम लोग ये जान लेते हैं मेडुअल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल के जो कुछ मतलब केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था थी उसमें क्या मैटर था। तो आपके सामने ये लिखा गया है, जिसमें सुल्तान जो है, मतलब सुल्तान जो सत्ता के शीर्ष पर बैठता था। सुल्तान वास्तव में जो होता था वो सत्ता के शीर्ष पर बैठ, भाई सुल्तान की उपाधि भी धारण करा था ना इल्तुतमिश। तो मतलब सुल्तान जो होता था सबसे बड़ा होता था सत्ता का, उससे बड़ा खलीफा होता था, यानी खलीफा का बिल्कुल होता था, जैसे क्या होता है, खलीफा का असिस्टेंट होता था एक प्रकार का। ठीक है, और उसके नीचे का नायब होता था जो कि सुल्तान का उप प्रमुख होता था। इसके 6 भागों में इनके जो है एडमिनिस्ट्रेशन पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को 6 भागों में बांटा गया था। ठीक है, जिसमें पहला वजीर था, जिसको प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री बोला जाता था उस समय। दीवान रिसालत था, जिसको विदेश विभाग का प्रमुख। अब ये जितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि वजीर प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री होता था। दीवान रिसालत विदेश विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सद्र सुदूर इस्लामी न्याय मंत्री होता था सद्र सुदूर। दीवान इंसा शाही सचिवालय, यानी जो बड़े बड़े लोग जहाँ जिस सचिवालय में, शाही सचिवालय होता था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी दीवान अर्ज होता था। काजी उल कुजात न्याय मंत्री होता था। काजी उल कुजात कौन था, न्याय मंत्री होता था। तो ये थी दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। लेकिन हम ये मतलब उस तरह से नहीं, अभी जब लास्ट में जब दिल्ली सल्तनत हमारा खत्म होगा, 1526 तक लड़ाई कर लेंगे, सब बाबर और इमरान लोधी के बीच में लड़ाई करवा देंगे, पूरा युद्ध करने के बाद ना, तब हम लोग एक 500 1000 क्वेश्चन जो भी मतलब होगा, बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको लाके आपके सामने रखूंगा और आप अच्छे से उसको पढ़िएगा। ठीक, तो ये सारी बातें थी जो कि इल्तुतमिश के बारे में थी। अगले चैप्टर में हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। आपने आराम से आके, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, 632 से और 1200 कितना तक पढ़ा है, 632 से 1210 ईस्वी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 1211 से 1236 तक और 1240 तक पढ़ेंगे, क्योंकि रजिया सुल्तान का छोटा थोड़ा शासनकाल होता है, और इनका इनके बारे में जो कुछ भी इल्तुतमिश के बारे में जो कुछ भी है, तो ये दोनों मिला के हम लोग एक वीडियो में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का
स्लेव डायनेस्टी खत्म, उसे कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम स्लेव डायनेस्टी खत्म कर दें। ठीक है। और फिर स्लेव डायनेस्टी का जितना इंपॉर्टेंट 1290 के बाद जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्लेव डायनेस्टी से होगा वो आपके सामने आ जाएगा। हालांकि जो भी लिखा गया है सब आपके सामने है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। मजा आया होगा तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।